तो देखो बच्चों, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो देखो बच्चों, इस यूनिट में हमें टू ग्रुप्स डिस्कस करने हैं। इनमें से जो फर्स्ट ग्रुप होगा वो है एल्कली मेटल्स, और जो नेक्स्ट ग्रुप होगा और वो है एल्किलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम यहाँ लेंगे एल्कली मेटल्स। तो देखो बच्चों, एल्कली मेटल्स मींस ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये एल्किलाइन नेचर मींस बेसिक नेचर के होते हैं। इसीलिए इन एलिमेंट्स को बोला गया है एल्कली मेटल्स। इनके चाहे ऑक्साइड्स हों और चाहे हाइड्रोक्साइड्स हों, ये सब बेसिक होते हैं। ओके, एल्किलाइन नेचर के हैं और इसीलिए इनको बोला गया है एल्कली मेटल्स। इनमें आप देखोगे जो टोटल एलिमेंट्स आएंगे वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इनमें से टू एलिमेंट्स सोडियम और पोटेशियम ये नेचुरली हाई अबंडेंस में मिलते हैं, मतलब इनका नेचर में जो अबंडेंस है काफ़ी हाई होता है। बट जो अदर एलिमेंट्स हैं मीन्स सीजियम, ठीक है, रुबिडियम, फ्रांसियम, ये काफ़ी कम होते हैं। हम देखते हैं सोडियम जो है हमें सोडियम क्लोराइड के रूप में मिलता है ना, NaCl सी वाटर में होता है। पोटेशियम आयोडाइड सी वाटर में होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड सी वाटर में होता है। तो ये मोस्ट अबंडेंट हैं ये दो एलिमेंट, सोडियम एंड पोटेशियम। बाकी सब रेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें जो आउटर मोस्ट में दिखेगा सभी एलिमेंट्स में, और वो है NS1। और इसी के कारण इन एलिमेंट्स को जो है बच्चों कहाँ रखा गया है, फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप का मतलब होता है कि फर्स्ट ए ग्रुप। ओके, NS1। और इनमें जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। कुल मिला के ये 6 एलिमेंट्स हैं। और इन एलिमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो सबके आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS1। समझ गए ना, इसीलिए इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। फर्स्ट है लिथियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा हीलियम 2s1, सोडियम Ne10 तक और 3s1, पोटेशियम 4s1, रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1 और फ्रांसियम 7s1। अगर आप इसमें देखें तो इन सब एलिमेंट्स के पास केवल एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद अगर इसको रिमूव कर दें तो ये एक इनर्ट गैस कोर बना लेते हैं, और यही रीज़न है कि ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और इसी प्रॉपर्टी के कारण ही इनमें जो है क्या मिलता है, हाई रिएक्टिविटी मिलती है। आगे हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इसके बाद आते हैं इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद रखना है। ओके, अब हम आ जाते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो नॉर्मली जो हम सभी ग्रुप्स में देखते आते हैं कि जैसे फर्स्ट आते हैं एटॉमिक रेडियाई। तो किसी भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई हमेशा बढ़ती है। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और आगे बढ़ें तो इसी तरह से कहाँ जा सकते हैं हम, फ्रांसियम तक। तो इस तरह से इनका जो साइज है ग्रुप में बढ़ रहा है। आप यहाँ देखें कॉन्फ़िगरेशन से भी पता चल रहा है कि लगातार जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है। मींस नई ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, इसीलिए न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की डिस्टेंस बढ़ रही है। तो एटॉमिक रेडियाई का ये ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आयनिक रेडियाई की बात करें तो ये भी उसी हिसाब से बढ़ेगी जिस ऑर्डर में एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है, क्योंकि जितना बड़ा एटम उतना बड़ा आयन। तो इस तरह से दोनों का एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई का जो वेरिएशन है या पीरियोडिसिटी है वो सेम होती है। फिर हम आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ध्यान से देखें कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें केवल एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद अगर ये रिमूव हो जाता है
तो इन एलिमेंट्स को एक इनर्ट गैस कोर मिल जाती है जो बहुत ही हाईली स्टेबल है। और यही रीजन है कि ये एलिमेंट बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इन्हीं एलिमेंट्स की होती है। मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लोवेस्ट, ठीक है, IEO1 इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मतलब हर एक पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट है ये, और इसीलिए सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हर पीरियड में इन्हीं एलिमेंट्स की मिलती है। और ग्रुप में अगर हम नीचे की तरफ चलें तो साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मीन सबसे हाईएस्ट इस ग्रुप में जो आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगी लिथियम की, और सबसे लोवेस्ट सीजियम और फ्रांसियम तक दिखेगी। फिर आती है डेंसिटी की बात। तो डेंसिटी आप देखोगे एस ब्लॉक में ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, लिथियम के बाद पोटेशियम और पोटेशियम के बाद सोडियम आता है। रीजन ये है कि लिथियम के बाद जो वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, तो वो सोडियम के आगे थोड़ा बढ़ता है, लेकिन सोडियम के बाद जैसे ही पोटेशियम में पहुंचते हैं वॉल्यूम एकदम बढ़ जाता है। रीजन ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन सोडियम के भी आउटर मोस्ट में है, और 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 क्यों, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के भी आउटर मोस्ट में है, और 1 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। लेकिन सोडियम में 3s1 है, यहाँ 4s1 है, तो एकदम से ऑर्बिट बढ़ जाती है, और बढ़ जाने के कारण ही यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके पास जो है फैलने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है पोटेशियम में, और वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाता है। पोटेशियम वॉल्यूम बढ़ जाने से डेंसिटी जो है थोड़ा सी इस तरह से डिक्रीज होती है कि वो सोडियम से कम हो जाती है। मतलब अगर आप सोडियम से पोटेशियम का वॉल्यूम देखोगे न्यूमेरिकली तो लगभग डबल हो गया। सोडियम में लगभग 21 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास का है, जबकि यहाँ पर 44 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास का वॉल्यूम हो जाता है पोटेशियम में। और इसी रीजन के कारण ही पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो सोडियम से कम होती है। तो ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। एक इसमें आएगा, सेम इसी तरह का ऑर्डर आपको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में भी दिखेगा। तो ये है इनके डेंसिटी का ऑर्डर। फिर हम आते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो देखो बच्चों, जो एस ब्लॉक के कैटाइन है ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते, समझ गए ना। और हम जानते हैं कि जो आयन स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, मतलब जो कैटाइन, वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। तो अगर इनके सॉल्ट्स को वाटर में रखा जाए तो इनके जो कैटाइंस होंगे, चाहे वो सोडियम आयन हो या पोटेशियम आयन हो, ये वाटर से केवल हाइड्रेटेड होते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं चलता। तो यही लिखा है कि आयंस और सॉल्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर हाईली हाइड्रेटेड एंड रिलीज्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी, कि इनके जो कैटाइंस हैं वो हाइड्रेटेड होते हैं। और हम जानते हैं कि हाइड्रेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें जो एंथैल्पी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इनकी अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें, इनका ऑर्डर जानना है तो ध्यान रखें, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो कैटाइन का साइज अगर बढ़ता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, क्योंकि हाइड्रेशन एक अट्रैक्शन है। कैटाइन का एक वाटर के मॉलिक्यूल के प्रति अट्रैक्शन है, तो छोटा कैटाइन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटाइन। और इस तरह से अगर हम लिथियम से लेकर सीजियम तक चलें तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का ये ऑर्डर आपको मिलेगा। लिथियम सबसे छोटा कैटाइन है, इसलिए हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी मिलेगी। तो ये लिखा कि लिथियम हैज हाई हाइड्रेशन टेंडेंसी ड्यू टू स्मॉल साइज एंड फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट लाइक LiCl into 2H2। आप देखो इस ग्रुप में केवल लिथियम ही हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है, अदर कोई भी मेंबर इस तरह का सॉल्ट नहीं बनाते। मीन्स NaCl हाइड्रेटेड नहीं होता, हाइग्रोस्कोपिक नहीं है। केवल लिथियम छोटे कैटाइन होने के कारण ये इजिली हाइड्रेटेड हो जाता है, और इसका सॉल्ट मिलता है LiCl into 2H2। जबकि वाटर में हाइग्रोस्कोपिक नेचर नहीं है, अगर उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रही है तो वो MgCl2 या CaCl2 की इम्प्योरिटी के कारण आता है। तो इस तरह से हाइड्रेशन एंथैल्पी का ये ऑर्डर मिलता है। अगर हमें इन हाइड्रेटेड आयंस की कंडक्टेंस या, ठीक है, मोबिलिटी पूछ ली जाए
मोबिलिटी ऑर्डर, तो ध्यान रखें कि जितने ज़्यादा हाइड्रेटेड आयन होंगे, मतलब हाइड्रेटेड आयन में जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, वो कैटाइन उतना स्लो मोशन करेगा। और यही रीज़न है कि अगर हम ग्रुप में देखें कि लिथियम से लेके सीजियम तक, तो लिथियम से लेके सीजियम तक हाइड्रेशन का रेट कम होता जाता है। ऐसे में बड़े आयन के साथ वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे और उसकी इफेक्टिव साइज कम हो जाएगी। और इस कारण से अगर आप इनकी कंडक्टेंस या इनकी मोबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है ये ऑर्डर होता है लिथियम से लेके सीजियम तक। ठीक है, तो इस तरह से कंडक्टेंस का ऑर्डर या मोबिलिटी का ऑर्डर मिलता है। तो ये है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, और ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो वैसे भी डिटेल में आप पढ़ चुके हैं 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यहाँ हमें सिर्फ ये बताना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनमें से कौन कौन से मेंबर्स शो करते हैं। तो देखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि जब किसी मेटल की सरफेस पर लाइट पड़ती है तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिटेड होने लगते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस ग्रुप में केवल लिथियम को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। रीजन ये है कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा है, लेकिन बाकी मेंबर्स की आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी है कि वो कंपनसेट हो जाती है एक लाइट एनर्जी में। और यही रीजन है कि ये एलिमेंट जो है, जो विजिबल लाइट है, इसमें क्या शो करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। और इनमें सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीजियम एंड पोटेशियम में मिलता है, और इन्हीं के इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये है। तो मतलब इस ग्रुप में केवल ध्यान रखना है लिथियम नहीं शो करता, बाकी मेंबर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। बाकी इसकी डिटेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तो वो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, वहां पर दे रखा है। फिर आता है फ्लेम कलरेशन। तो देखो बच्चों, कोई भी एलिमेंट को जब बुनसेन फ्लेम होती है तो बुनसेन फ्लेम में रखा जाता है, तो वहां पर ये जो एलिमेंट है वो बुनसेन फ्लेम के कलर को चेंज कर देते हैं। इसी को बोला गया है फ्लेम कलरेशन। ये लिखा है कि एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स आर हीटेड इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ऑफ बुनसेन फ्लेम। They impart characteristic color of the flame due to excitation of electron in the presence of thermal energy। कि इन एलिमेंट को जब बुनसन फ्लेम की फ्लेम में रखा जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और इस तरह से ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर आता है। और ये क्यों मिलता है, क्योंकि ये जो थर्मल एनर्जी है वो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देती है, जिसके कारण ही कलर चेंज होता है। अगर हम डार्कनेस ऑफ फ्लेम कलर देखें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। एटम जितना बड़ा होगा उतने ही कलर डार्क हो जाते हैं। जैसे देखो, लिथियम का क्रिम्सन है, सोडियम का येलो है, पोटेशियम का वॉयलेट है, रुबिडियम का रेड वॉयलेट है, सीजियम का ब्लू है। इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बच्चों देखो, आकार साइज अगर बड़ा है तो उनके इलेक्ट्रॉन हायर से हायर लेवल में एक्साइटेड हो जाएंगे, और इस तरह से एक्साइटेड होंगे, और जब वो रिटर्न होंगे तो फिर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो अट्रैक्शन जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन के प्रति बुनसन फ्लेम से इलेक्ट्रॉन उतने हायर लेवल में एक्साइटेड हो जाएंगे, और ऐसे में एक्साइटेड होने के कारण ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसके कारण ही क्या होता है, बुनसन फ्लेम का कलर ज्यादा डार्क हो जाता है, और इस तरह से क्रिम्सन रेड से लेके ब्लू तक चेंज होता है। तो सभी एलिमेंट्स में फ्लेम कलरेशन शो करते हैं। फिर हम आते हैं रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। तो जितने भी एलिमेंट्स अभी आपने देखे, ये अपनी गैसियस स्टेट में और एक्वस स्टेट दोनों में बहुत अच्छे रिड्यूसर हैं। इनके दो रीजन हैं बच्चों। अगर इनका आयोनाइजेशन एनर्जी देखी जाए तो हर एक पीरियड में सबसे लोवेस्ट है। ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बहुत आसानी से इनर्ट गैस कोर ले आते हैं, और यही रीजन है कि बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं गैसियस स्टेट में भी। और एक्वस स्टेट में रखे जाएं तो ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड आयंस बनाते हैं, और इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं वो सब नेगेटिव है। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव आप देख रहे हैं लिथियम के लिए है। इसका रीजन है लिथियम की सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी। और इस तरह से बाकी तीन मेंबर सीजियम, मतलब रुबिडियम और पोटेशियम, आप देख रहे हैं इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर दिख रहे हैं।
ये वाली, है ना, और सबसे लोवेस्ट है किसमें, सोडियम। तो इस तरह से ये एक्वस स्टेट में भी अच्छे रिड्यूसर है और गैसियस स्टेट में। अगर आपसे एक्वस स्टेट में पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर देखना है, मतलब एक्वस कंडीशन में जो रिड्यूसिंग नेचर देखा जाता है वो इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से देखा जाता है, ठीक है। और अगर मान लो आप इनके गैसियस स्टेट में देखोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पे देखा जाता है। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही अच्छा रिड्यूसर है, और यही रीजन है कि लिथियम से सीजीएफ तक रिड्यूसिंग नेचर गैसियस स्टेट में पूछे तो बढ़ता जाएगा, और एक्वस स्टेट में पूछे तो आपको ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे ध्यान रखना है। ओके, फिर आते हैं सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो देखो लिक्विड अमोनिया में लगभग सभी मेटल्स, इसके एल्कली मेटल्स सभी डिसॉल्व होते हैं। ये लिखा कि ऑल एल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया एंड फॉर्म ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। मतलब अगर आप इन मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डाल देंगे तो पूरा लिक्विड अमोनिया ब्लू कलर का दिखने लगेगा, और ये एल्कली मेटल्स उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि ये ब्लू कलर क्यों बनाते हैं? एक्चुअली जैसे ही इन मेटल्स को अमोनिया में रखते हैं ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं कैटाइन में और इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। कैटाइन भी अमोनिएटेड स्टेट में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी अमोनिएटेड ठीक है स्टेट में आ जाते हैं, और यही अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होने के कारण ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लू कलर का रेडिएशन एमिट करते हैं। इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, और एक ये जो सॉल्यूशन होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर भी होता है। तो इस तरह से लिक्विड अमोनिया में सभी एल्कली मेटल्स डिसॉल्व हैं और ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं, और ये जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण मिलता है। सॉल्यूशन ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन लंबे समय तक रखा रहे तो फिर धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया के प्रोटॉन को रिड्यूस कर देते हैं और इस तरह से एक अमाइड बन जाता है। और जैसे ही अमाइड बनता है इसका जो कलर है वो कॉपर ब्रॉन्ज कलर दिखने लगता है, और इसके बाद ये पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं होता। इसके अलावा इस सॉल्यूशन में अगर मेटल की कॉन्सेंट्रेशन 3 मोल पर लीटर से ज़्यादा कर दी जाए तो भी फिर सॉल्यूशन जो है कॉपर ब्रॉन्ज कलर का दिखता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होते हैं तो जो ये इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये पेयर्ड हो जाते हैं, फिर एक्साइटेड नहीं होते और डायमैग्नेटिक नेचर आ जाता है। इस तरह से डायमैग्नेटिक नेचर ड्यू टू, ठीक है, पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये है इस तरह से इनमें जो है लिक्विड अमोनिया के साथ सॉल्यूशन। फिर आता है इनका मेटालिक नेचर। तो सभी एल्कली मेटल सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट होते हैं, और जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, और इस सब का रीजन है ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। समझ गए ना कि जितने भी इतने सॉफ्ट हैं कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, केवल लिथियम को छोड़, बिल्कुल वैक्स जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ऑल जो है ऑल एल्कली मेटल्स ठीक है आर सॉफ्ट सिल्वरी वाइट्स, और इनकी मेटालिक स्ट्रेंथ जो है वो जैसे जैसे साइज बढ़ती है, साइज ऑफ एलिमेंट, और ठीक है यहाँ ये है साइज ऑफ एटम, तो एटम की साइज बढ़ने से मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होने लगती है, इस तरह से डिक्रीज होने लगती है। तो इस तरह से इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इन मेटल्स के जो होते हैं लगातार ये क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो इस तरह से लिथियम सबसे छोटा एटम है और सीजियम सबसे बड़ा है, और यही रीजन है कि मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ लगातार ग्रुप में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से मेटालिक नेचर की बात करें तो मेटालिक नेचर तो नीचे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि मेटालिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी। मतलब अगर आपको मेटालिक नेचर अगर आपको देखना है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी
आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इन एलिमेंट की जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा मेटालिक नेचर इन्हें मिलेगा। तो समझ गए ना कि सॉफ्ट होने का रीज़न है वीक मेटालिक बॉन्डिंग, और जितना वीक मेटालिक बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में नीचे की तरफ इसलिए डिक्रीज होते हैं क्योंकि नीचे मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक क्यों है? क्योंकि इनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करता है बच्चों। बात क्लियर है? फिर हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो इन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर्ट गैस 4 इन मोनो पॉजिटिव कैटायन ऑफ दीज मेटल, कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और एक इनर्ट गैस 4 बना लेते हैं। और यही रीजन है कि बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर है लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसीलिए इनकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। और इस तरह से इनके जितने भी कंपाउंड्स देख लो ये सब में इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मिलती है। बात क्लियर है? तो इस तरह से ये एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एल्कली मेटल्स की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी केमिकल नेचर के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।